हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे एटम के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर, उसकी जो है डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुआ, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एटम के मास के बारे में पढ़ेंगे। अगर एटम है, कोई मैटर है, तो उसका वेट भी होगा, और मैटर का वेट होगा तो एटम का भी वेट होगा, मास होगा। ठीक, तो उस मास को इतना, अब चूंकि इतना माइन्यूट है कि नीडल की एक टिप पर मिलियंस ऑफ एटम्स आ सकते हैं और उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और इतनी माइन्यूट क्वांटिटी को क्या मास निकालना, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। टिल 19th सेंचुरी के तक तो इसका कोई पता ही नहीं था, इसको कोई ऑब्जर्व नहीं किया था। लेकिन सबसे पहले इसकी जो है इसके मास को ऑब्जर्व करने का काम सर जॉन डाल्टन ने किया। उन्होंने एक आइडिया निकाला कि एटम के मास को हम किसी दूसरे एटम से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कहने का सीधा मुद्दा है कि किसी भी चीज का मास निकालने के लिए, किसी चीज को बैलेंस करने के लिए, किसी चीज का वेट निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो वो सब्सटेंस, और दूसरा उस सब्सटेंस को माप करने वाला, उसको वे करने वाला कोई वेट हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक बैलेंस है, तो उस बैलेंस में अगर किसी एक चीज को हमने, सपोज कीजिए वेजिटेबल लेना है, तो इस साइड में वेजिटेबल रखेंगे और दूसरे साइड में एक वेट रखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसका कितना मास आया। 1 kg है या 2 kg है, 3 kg है, तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। और यहां पर हम लोगों ने दो चीजों की बात की है। एक तो है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट और दूसरा है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास यूनिट ये वेट का काम करता है और रिलेटिव एटॉमिक मास ये स्टैंडर्ड मास ऑफ दैट एलिमेंट बताता है। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब इतनी माइन्यूट क्वांटिटी है, तो इतना माइन्यूट वेट कहां से मिलेगा। सपोज कीजिए आप 100 ग्राम कोई चीज के 1 kg खरीदते हैं, तो 100 ग्राम के आपके पास वेट है, तो आप 10 यूनिट रख देंगे 100 ग्राम का, तो उसका वेट निकल आएगा कि हाँ ये 1 kg का है। लेकिन यहां पर वेट किसको बनाया जाए, इसका आइडिया सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने ही दिया था। और उन्होंने बताया कि अगर हम किसी एटम को अगर उसका मास निकालना चाहते हैं, तो हम उसको किसी दूसरे एटम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, और उसी को अपना वेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये काम तो किया गया हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था और इसी को यूनिट माना गया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन से जब वेट निकालना शुरू हुआ, तो हाइड्रोजन से जो मास आता था वो आता था फ्रैक्शंस में, यानी डेसिमल में, जो कि कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था, प्रॉपर नहीं था। तो 1961 में आईयूपीएसी ने, व्हाट इज आईयूपीएसी? आईयूपीएसी मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने ये तय किया और ये माना कि कार्बन का जो आइसोटोप कार्बन 12 है, कार्बन की 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेकिन नेचर में जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है दैट इज कार्बन 12, यानी कि उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कार्बन 12। 13 और 14 में न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये तो हुआ 3 आइसोटोप्स का। तो कार्बन 12 के एटम को इसलिए लिया गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल माना गया इसको, और इसी को और इसको डिपेंडेबल बना गया। तो कार्बन 12 का एटम अब चूंकि 12 है, तो यूनिट हमें चाहिए, तो उन्होंने कार्बन 12 के एक एटम का 12 पार्ट कर दिया, 12 भाग में उसको बांट दिया। और जो एक पार्ट आया
सपोज कीजिए कार्बन 12 का एक एटम है, इसको उन्होंने 12 पार्ट में बांट दिया और जो एक पार्ट आया उसी को यूनिट बना लिया गया। अब इसी के कंपेयर में जितने भी दूसरे एलिमेंट के एटम होंगे उनका जो मास होगा वो मापा जाएगा और उसको स्टैंडर्ड माना जाएगा। सपोज कीजिए कोई एलिमेंट X है, अब यहां पर एक यूनिट रखा गया तो ये भारी है, नहीं हुआ बैलेंस। 2 रखा गया तो भी है, मान लिया 3 रखने पर बैलेंस हो गया। तो इस एटम का, इस एलिमेंट के एटम का जो मास होगा वो 3 आ जाएगा, ठीक, वो 3U आ जाएगा। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे और इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले किया गया कि इसको स्टैंडर्ड माना गया कार्बन 12 को। अब इस यूनिट का जो इसका 12th पार्ट है, एक कार्बन एटम का जो 12th पार्ट है 1U इसको कहते हैं। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट को AMU से पहले डिनोट करते थे, बाद में IUPAC ने इसको U कहा और U मीन्स होता है यूनिफाइड मास, यानी कि इस यूनिट को या इस वेट को या इस मास को जो ये स्टैंडर्ड है जिसको कि एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। U मीन्स यूनिफाइड मास और 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कि एक U का वैल्यू जो होती है वो एक कार्बन एटम के 12वें भाग के बराबर होती है। अब सवाल यह है कि मास ऑफ कार्बन एटम होता कितना है। तो मास ऑफ कार्बन एटम होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना माइन्यूट होता है ये। अब सवाल यह है कि जब कार्बन एटम का मास हमें पता है तो हम लोग इसका रिलेटिव मास क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए कि कार्बन एटम का मास जो है वो यहां पर वो एक्चुअल मास है। एक्चुअल मास मीन्स ये डिपेंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, जो कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। आगे के चैप्टर हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इन दोनों को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि यही दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये इनका एक्चुअल मास हुआ, यानी कि नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, उनके मास को कलेक्टिवली कहते हैं एक्चुअल मास, ठीक। लेकिन अब इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के बैग में 5 बुक्स और 10 कॉपीज हैं। 10 कॉपीज का मास है 2 kg, 5 बुक्स का मास है 3 kg। तो हम लोगों ने एक्चुअल मास मान लिया 5 kg, लेकिन ये स्टैंडर्ड तब माना जाएगा जब इसको हम एक्चुअली बैलेंस पर वे करेंगे। बैलेंस पे वे करने में हो सकता है 5 kg से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, 5 kg से थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वो एक्चुअल माना जाएगा, यानी कि आपने एक्चुअली किसी वेट से उसको कंपेयर करके निकाला है, ठीक। और ऐसे मास को जो किसी कंपेयर करके निकाला जाए उसको रिलेटिव मास कहते हैं, यानी कंपैरेटिव मास कहते हैं। हम आप अगर अपने आप को तोलना चाहें, सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है, उसको हमने एक बैलेंस के एक साइड पे खड़ा कर दिया। अब उसका वेट हम लेने लगे। पहले एक साइड पर हमने 1 kg रखा, 2 kg रखा, 3 kg रखा, 4 रखा, 5 रखा, प्लस रखते रखते मान लिया 20 रखने पर उसका वेट बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब उस स्टूडेंट का वेट जो है, मास जो है वो कितना है 20 kg, ठीक। इसी तरह से इस यूनिट का भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में निकालने में, रिलेटिव एटॉमिक मास। सपोज कीजिए कोई एटम है, सपोज कीजिए सोडियम है। अब इसका मास निकालने के लिए हम लोग जितने भी रखेंगे यूनिट, उतना ही यूनिट इसका आ जाएगा। सपोज कीजिए ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को मापना है तो उसको हम यूनिट रखते चले जाएंगे। जब 16 यूनिट रख लेंगे, इस तरह के 16 यूनिट रख लेंगे, तब ये बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 16, ठीक।
तो ये तो हुआ एटॉमिक मास यूनिट। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट, इसको आप एक वे मान लीजिए, एक वेट मान लीजिए। जैसे आप यहां पर ये एक वेट है, यूनिट है, इसी के कंपैरिजन में हम निकालेंगे। सपोज कीजिए एक 1200 ग्राम 1200 ग्राम का एक केक है। अब उसको यूनिट हम कैसे बनाएं, तो उसको 12 भाग में बांट लेंगे, एक पार्ट जो आएगा वो यूनिट होगा। अब उस केक के टुकड़े का एक वेट क्या होता है, 100 ग्राम। अब उस 100 ग्राम से को हम एक वेट मान लेंगे और उसी से हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। सपोज कीजिए एक बुक है, एक आपकी बुक है, अब उसका वेट निकला है और 100 ग्राम का हमारे पास यूनिट है। तो हमने एक रखा, बैलेंस नहीं हुआ, 2 रखा, बैलेंस नहीं हुआ, 3 यूनिट रखा, बैलेंस हो गया, यानी कि आपकी बुक कितने ग्राम की है, 300 ग्राम की। इसी तरह से किसी एलिमेंट को का मास निकालने के लिए, मान लिया वो एलिमेंट है तो उसमें हमने 1 यूनिट रखा, 2 यूनिट रखा, 3 यूनिट रखा, जितने पर वो बैलेंस हो जाएगा वही उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव क्यों है, हम भी आप जो अपना मास लेते हैं तो बैलेंस के साइड में एक रखते हैं, तो किसी कंपैरिजन में आता है वो। रिलेटिव मीन्स होता है कंपैरेटिवली। तो कंपैरेटिव किससे करते हैं, उस वेट से, उस यूनिट से। यानी 1 kg का अगर यूनिट है तो उसी का 16 टाइम्स, यानी ये हमारा जो है, जो वे आया, जो हमारा मास आया बॉडी का, वो किसके कंपैरिजन में है, उस वेट के। इसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास भी किसके कंपैरिजन में आता है, 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। अब एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। यानी कि इसका 12th पार्ट, अगर 12th पार्ट होगा तो वही एक 1 U होगा, तो 12th पार्ट होगा 1.66, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, और यही स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट है। यानी कि इसी के कंपैरिजन में जो आएगा वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो ये तो हुआ आपका यूनिट बनाने वाली पार्ट, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब आता है बात रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कहने का मतलब एक्चुअल मास क्या है, हमने अभी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास को कलेक्टिवली जो आएगा वो दैट विल बी द एक्चुअल मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ये एक स्टैंडर्ड मास, यानी आप किसी ऑथेंटिक वेट से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसका तरीका है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। यानी किसी भी एटम का मास ले लीजिए ऊपर और उसको डिवाइड कर दीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट से, जो कि है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। इससे जो डिवाइड करने पे जो आएगा वो उस एलिमेंट का के एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के एक एटम को हम निकाल रहे हैं उसका मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, और इसको डिवाइड करेंगे हम एटॉमिक मास यूनिट से, यानी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, और आएगा कितना, 1 आएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो होता है 1 U। ठीक, इसी तरह से ऑक्सीजन का निकाला, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है एक्चुअल मास 2.66 इंटू 10 टू द पावर -23। अब इसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास यूनिट से, यानी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, आएगा कितना, 16 U। इसीलिए ऑक्सीजन के एक एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो माना जाता है 16 U। ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू
कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को कॉमनली एटॉमिक मास भी माना जाता है। ठीक, तो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, थैंक यू वेरी मच।